प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और उसके बाद अगर कोई आपके पास प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब मैं दूंगा। सबसे पहला मुद्दा जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आप थोड़ा सा प्लीज जस्ट फोटो। जैसा कि मैंने कल भी आपके सामने रखा था, उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव है। एनडीआरएफ टीम्स का जो रेस्पॉन्स का काम है वो तो साइक्लोन से पहले ही शुरू हो गया था, और जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट या एंटिसिपेटरी डिप्लॉयमेंट है वो काम 4 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। साइक्लोन के हिट करने के तुरंत बाद, जो कि दिन में उड़ीसा में हिट किया और आफ्टरनून में वेस्ट बंगाल में हिट किया, दिन में जहां हिट किया उसके तुरंत बाद आफ्टरनून में ही एनडीआरएफ की टीमें, दोपहर में ही एनडीआरएफ की टीमें और शाम तक एनडीआरएफ की टीमें फैन आउट कर गई थी, और उड़ीसा के जिन भी जिलों में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था, जो 7 जिले थे, उन सभी 7 जिलों में डिप्लॉयमेंट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं आपको एसओपी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। एनडीआरएफ का ये एसओपी है कि जैसे ही विंड स्पीड इतना कम हो जाए जिसमें भले आम आदमी निकल ना पाए लेकिन एनडीआरएफ की टीमें निकल सकती हैं, उसके लिए एसओपी है, और उसके हिसाब से बाहर निकल आते हैं, जो रिस्क एलिमेंट को मिनिमाइज करने के साथ अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो वो कार्रवाई शुरू कर दिया, और पेड़ों को काट के साफ करना, रास्तों को क्लियर करना, इलेक्ट्रिक पोल्स अगर डैमेज हुए हैं तो उनको क्लियर करना, टेलीफोन वायर्स को हटाना, ये सारा जो काम है बदस्तूर जारी कर दिया गया था दोपहर या शाम तक उड़ीसा में। और अंधेरा होने के बाद, क्योंकि लैंडफॉल के बाद अंधेरे तक हवा चलती रही पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में, तो देर शाम या अंधेरे होने के बाद गुम होने के बाद भी, बिजली नहीं होने के बावजूद भी अपने सोर्स और अपने लाइट्स जो हमारे साथ रहते हैं, हम लोग उस मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट है, और उसी को इस्तेमाल करके कार्रवाइयां शुरू कर दी। आपको मैं उनके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स भी आगे दिखाऊंगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज सुबह साइक्लोन के उपरांत जो पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन है उसकी मॉनिटरिंग के लिए माननीय कैबिनेट सचिव ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज भी की, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और उनकी टीम थी, और उड़ीसा के मुख्य सचिव और उनकी टीम उपस्थित थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ताकि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी मिले, प्राथमिक आकलन, और रेस्पॉन्स के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श हो और ये तय हो कि आगे की रणनीति क्या है। इसी के तहत ये भी पूछा गया राज्यों से कि और क्या ज़रूरतें हैं। तो शॉर्ट में ये बता दूं कि उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है, और उनको ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इम्पैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा, लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। तो इसलिए उड़ीसा में और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। जो फंड्स इत्यादि के बारे में वार्ता हुई है वो उस पर डिपेंड करता है कि जब एमएचए की टीम जाएगी और ग्राउंड पर एस्टिमेट करेगी, आकलन करेगी, उसके बाद एसडीआरएफ फंड्स का आदान प्रदान जो भी होता है वो किया जाएगा। वो आज का विषय नहीं है, वो जब एमएचए की टीम आ जाएगी उसके बाद, सर्वे के बाद, वो उस पर विचार किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा भारत सरकार के तहत। लेकिन पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज़्यादा कहा जा रहा है। इसके बारे में भी आकलन और ग्राउंड लेवल सर्वे होने वाला है, और टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहां जाएगी और ग्राउंड पर उसको फिजिकली आकलन करेगी। लेकिन अब से उस अंतराल में और क्या ज़रूरतें हैं, इस पर चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल ने ये कहा कि उनको एडिशनल
4 टीम एनडीआरएफ की ज़रूरत है, जो अभी जो टीमें हैं 21 टीमें हैं, उसके अलावा उनको बाहर से चाहिए, क्योंकि उनको रेस्टोरेशन वर्क में मदद की ज़रूरत है और टीम्स की ज़रूरत है। मुझे बताते हुए कोई हिचक नहीं है कि इमीडिएटली एनसीएमसी के चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर हामी भरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 टीमें और जा रही हैं। जो 4 टीमें जैसा कि आपके सामने है, एयरलिफ्ट हो रही हैं। जैसा पहले मैंने कहा था, हॉट स्टैंड बाय में है और एयरलिफ्ट हो सकती हैं शॉर्ट नोटिस पर। ये एयरलिफ्ट हो रही हैं और आज शाम तक या देर शाम तक ये टीमें पहुंच जाएंगी। एक टीम राजाली बेस एयरबेस चेन्नई से आ रही है, 2 टीमें, और 2 टीमें पुणे महाराष्ट्र से आ रही हैं और जैसा कि मैंने कहा देर शाम तक वो पहुंच जाएंगी। ये एट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहेंगी और जैसा अंदाज है, क्योंकि कलकत्ता में अर्बन रेस्टोरेशन का काम कुछ ज़्यादा है, तो इसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या जहां पश्चिम बंगाल सरकार चाहेगी वहां उनके डिस्पोजल पर रहेगा, वहां किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सिचुएशन उड़ीसा में अंडर कंट्रोल माना जा रहा है और 24 से 48 घंटे में वहां नॉर्मल सी रिटर्न कर जाएगी। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा ने बताया, इम्पैक्ट वाले जिलों में भी 90% पावर और टेलीकॉम सुविधा बहाल हो चुका है और अगले 24 घंटे में ये और अच्छी तरह से बहाल हो जाएगा। एनडीआरएफ का टीम डिप्लॉयमेंट अभी यथावत है और जब तक सरकार चाहेगी, राज्य सरकार, तब तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। ये विमर्श के आधार पर तय होगा कि कब तक सेवा हम लोग देते रहेंगे, लेकिन ये तय है कि बंगाल में अभी और समय के लिए चाहिए। हो सकता है उड़ीसा में कुछ समय के बाद ये डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे विड्रॉ हम लोग कर पाएंगे। ये डिटेल मैं पहले भी दे चुका हूं, इसलिए केवल आपके सामने मैं आपको चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो टीमें आ रही हैं, 4th बटालियन अरकोनम से टीम आ रही है बाय एयरलिफ्ट बाय द एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। 4:30 बजे वहां से रवाना हो रही है और उम्मीद है कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंच जाएगी। और 5th बटालियन पुणे से जो टीम कलकत्ता आ रही है, इसकी उम्मीद है कि ये 5:30 बजे रवाना होगी और वही उसी समय के आसपास टीमें पहुंच जाएंगी। 4 टीमें पहुंचने के बाद कलकत्ता या उसके आसपास जहां भी उनको काम में लगाया जाएगा वहां लगेंगी। जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं, तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई है, जैसा चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने हम लोगों को सूचित किया। उड़ीसा में संख्या 2 लाख से ऊर्ध्व हो गई थी, लेकिन ये भी सूचित किया गया कि इनमें से काफ़ी लोग कल देर शाम या आज दिन सुबह से लौटना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति सामान्य हो गई है और वहाँ वातावरण भी, मौसम भी सामान्य हो चला है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि मैंने कहा, अंधेरा होते ही हम लोग काम पर लग गए थे, क्योंकि अंधेरा होते ही नहीं, जैसे ही तूफान, अंधेरे के बावजूद तूफान में कमी आई थी, हम लोग काम पर लग गए थे। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और किन लोकेशंस पर काम हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट रोड कलकत्ता, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये 9 बजे, कल 3 बजे रात का दृश्य है। ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ये दिन का दृश्य है, आज सुबह का। ये धर्मतला कोलकाता में, ये आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे गाड़ी दबी हुई है धर्मतला मार्केट के पास। एयरपोर्ट रोड कलकत्ता में रात में ही हम लोग पूरी टीमें लगाकर वहां काम पर लग गए थे ताकि रोड क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक वाइटल रोड है, लाइफलाइन है एयरपोर्ट का। ये दिन में वही रोड। अलीपुर कलकत्ता, ये
अलीपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है जो कि क्षतिग्रस्त था और रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। वहाँ पर भी क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ ने किया। ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, जो अत्याधुनिक चेन सॉज हैं उसका इस्तेमाल करके पेड़ को जल्दी से क्लियर किया जाता है। ये नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में है, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे हवा के चलते। ये रामनगर पूर्वी मिदनापुर मार्केट इलाका। ये आरामबाग हुगली में, हुगली जिला जो भी 6 जिलों में अफेक्टेड जिलों में गिनाया गया था। ये कोंटाई ब्लॉक पूर्वी मिदनापुर। रात भर एनडीआरएफ की टीमों ने रोलिंग रोटेशन से काम किया है। 2 घंटा काम करने के बाद एक टीम रेस्ट करती है बगल में, तो दूसरा टीम उसमें काम में लग जाता है, क्योंकि समय ये प्रीमियम पर है और जितना जल्दी हम लोग रोड क्लियर करेंगे सामान्य लाइफ उतनी जल्दी लौटेगी। धमखली 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, डोमजूर हावड़ा, साउथ 24 परगना। ये आप देख सकते हैं जो मकान ध्वस्त हुए हैं, कच्चे मकान, उनका एक परिदृश्य है। ये गोसाबा ब्लॉक साउथ 24 परगना का एक ब्लॉक है। ये काक द्वीप, जो सागर द्वीप और काक द्वीप के बारे में मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग या लैंडफॉल इसी के आसपास है, और दोनों ही द्वीप हैं, समंदर से सटे हुए कोस्टल एरिया में द्वीप है। यहाँ पर भी रात और दिन लगातार काम एनडीआरएफ कर रही है। हसनाबाद नॉर्थ 24 परगना में, हिंगलगंज नॉर्थ 24 परगना में, कैखाली नॉर्थ 24 परगना में, कापा नॉर्थ 24 परगना में, नामखाना साउथ 24 परगना में, उलूबेरिया हावड़ा में, जहां काफ़ी अवरुद्ध हो गया था रोड। ये बीडीओ ऑफिस संकरैल है, जो आज सुबह की तस्वीर है, और यहाँ से एसओएस आया था कि पोल भी गिर गया है और पेड़ भी गिरे हैं और क्षति हुई है सरकारी बिल्डिंग को। यहाँ पर भी काम पे लगे हुए एनडीआरएफ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खतरा मोल कर काम करने की ज़रूरत होती है और बड़ी पैर में एनडीआरएफ की टीमें काम करती हैं, और रिस्क रहता है, इंजरी का रिस्क रहता है और बहुत रियल रिस्क रहता है। फिर भी क्योंकि स्किल हाई लेवल का है और इनको सिखाया जाता है कैसे काम करना है, वो सीख लेकर ट्रेनिंग लेकर ये काम करते हैं। रात और दिन लगातार काम हो रहा है और अभी जब तक वहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपस्थित रहेंगे। ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसी तरह उड़ीसा में जहाँ स्थिति सामान्य की तरफ अग्रसर है, एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर में, पारादीप में, पुरी में, भद्रक जिला में, केंद्रापड़ा जिला में, बालासोर में। तो ये मैं आपसे ये जताना चाहता हूं आपको कि अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज़्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि पूरा भारत पश्चिम बंगाल के साथ है जहां ज़्यादा क्षति हुई है, और साथ ही साथ भारत सरकार पूरी तरह पश्चिम बंगाल के साथ है। उसी के एक हिस्सा होने के नाते एनडीआरएफ जो कि ग्राउंड पर पिछले सप्ताह से है, वो लगातार वहाँ ग्राउंड पर बना रहेगा, और अभी भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, और जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ काम करना है और यहाँ क्लियरेंस करना है और यहाँ मदद करनी है, वो हम लोग करते रहेंगे। जो 4 टीमें नई मुहैया कराई गई हैं, इसके बाद भी अगर और टीमों की ज़रूरत होगी असेसमेंट के आधार पर, तो और हम लोग
दे सकते हैं, इसके लिए भी स्टैंड बाय रखा गया है। अंतिम बात ये कि जो आईएमडी का प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सटीक था, जैसा कि महापात्रा साहब आपको बता रहे हैं कई बार। एक यूजर डिपार्टमेंट होने के नाते एनडीआरएफ इसके लिए आईएमडी का बहुत शुक्रगुजार है, और सारे एजेंसियां जो कि हम लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं वो आईएमडी के शुक्रगुजार हैं, और हम लोग उनको साधुवाद भी देते हैं। और हमारे लिए एक एसेट के रूप में वो उनका इंटेलिजेंस होता है। जैसे ऑपरेशन में हम लोग पुलिस ऑपरेशन में टैक्टिकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक नेचुरल डिजास्टर में हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि महापात्रा साहब की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की टीम हम लोगों को देती है। इसलिए नुकसान कम से कम हुआ है। जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है, हालांकि अभी इसका जो ओवरऑल फिगर है वो तय नहीं हो पाया है, अभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यथासंभव कोशिश तभी हो पाती है जब सही इंटेलिजेंस होता है, और वो सही इंटेलिजेंस आईएमडी ने दिया है। इसको मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर महापात्रा जी, डीजी आईएमडी। मैं आज सुपर साइक्लोन अम्पन का जो करंट स्टेटस है और कल लैंडफॉल के टाइम क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आप अभी ये जो मोबिलुफ देख रहे हैं, ये सुपर साइक्लोन अम्पन का लाइफ हिस्ट्री है। वो कैसे जेनेसिस हुआ और कैसे इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन हुआ और उत्तर पूर्व दिशा में गति करके, जैसे कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया था कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया था 2:30 बजे, और ये 3:30 से 5:30 बजे के अंदर, जैसे ही हमने बताया था, दीघा और हतिया आइलैंड बीच जो सुंदरबंस है, वही इलाका में सुंदरबंस के ऊपर तट को पार किया। और जैसे ही हम बताए थे कि जब ये सुपर साइक्लोन तट को पार करेगा, इसका विंड स्पीड ऐसे ही 155 to 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा का एस्टिमेट किया गया है। और इसके बाद जो हमने जैसे इंफॉर्मेशन दिया था कि ये कलकत्ता के पास जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा, और इसके बाद कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में इसका भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे ही लगभग देखने को मिल रहा है, जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं। अभी इसका स्टेटस आप रडार में देखें, आपको ये जानकारी देकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि भारत सरकार की तरफ से कंप्लीट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में हमारे डॉप्लर वेदर रडार लगे हुए हैं। और ये जो साइक्लोन जब मूव कर रहा था तट के पास, हम पहले विशाखापट्टनम से इसको डॉप्लर रडार में भी ऑब्जर्व किया। इसके बाद गोपालपुर डॉप्लर रडार,
पारादीप डॉप्लर रडार और कोलकाता में हमारे जो डॉप्लर रडार है इसको भी यूज किया गया। इसके साथ साथ जो इंटरिम टेस्ट रेंज DRDO चांदीपुर में एक डॉप्लर रडार है, इसको भी हम यूटिलाइज किए हैं। सो मैं ये आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और सभी डेवलप्ड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को यूटिलाइज करके अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके इसका ऐसे सक्सेसफुल फोरकास्ट दिया। सिर्फ इसका ट्रैक की नहीं, इसका इंटेंसिटी, इसका लैंडफॉल पॉइंट, लैंडफॉल टाइम, एसोसिएटेड वेदर यानी स्टॉर्म सर्ज, हेवी रेनफॉल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विंड्स। जो पिक्चर आप देख रहे थे वो पिक्चर में थोड़ा बैक कर सकते हैं पिक्चर को। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जब साइक्लोन सुंदरबन के ऊपर पास कर रहे थे, ये पिक्चर डॉप्लर रडार कोलकाता से लिया गया है। आप देख पाएंगे कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर सुंदरबन के ऊपर है, इसको साइक्लोन की आई बोलते हैं। आई साइक्लोन के सेंटर होता है, तो इसलिए रडार से हम लोगों को प्रमाण मिल जाता है कि एक्चुअली साइक्लोन किस एरिया में तट को पार किया है। सो इस चित्र से स्पष्ट होता है कि सुंदरबन के ऊपर 3.5 से 5.5 के ऊपर साइक्लोन के सेंटर तट के ऊपर पास किया है। जैसे हम बोल रहा था, जब यह साइक्लोन तट पार कर रहा था, इसका सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 155 to 165 kmph और गस्टिनेस में 185 kmph रहा है। ऐसे ही हमारा पूर्वानुमान था। कोलकाता, हावड़ा, हुगली वगैरह एरिया में भी हम बहुत हाई विंड स्पीड प्रेडिक्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता के लिए हमारा पूर्वानुमान था कि 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो विंड रिकॉर्ड किया गया कोलकाता में वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा दमदम में जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है उसमें रिकॉर्ड किया गया है, और ये 6:55 पर रिकॉर्ड किया गया है। कोलकाता के ऊपर लगभग 5 बजे से विंड स्पीड बढ़ना शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा विंड स्पीड लगभग 7 बजे के 7:20 तक रहा। इसके बाद विंड स्पीड कम रहा। सो इसका जो इंटेंस विंड स्पीड कोलकाता के ऊपर लगभग 5 बजे से 9 बजे तक रहा, और इसके बाद धीरे धीरे कम हुआ जैसे साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में इसका मूवमेंट जारी रखा। इसके साथ साथ पूरी इलाका में साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, कोलकाता वगैरह सभी जगह में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हुआ है। जैसे कोलकाता में आज 5:30 बजे तक रेनफॉल आलीपुर में 24 सेंटीमीटर और दमदम में 20 सेंटीमीटर और हल्दिया में 8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ है।